हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? कि काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। नमस्कार गाइस, मैं हूं मुरली के बैरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स। आज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोनेंस के बारे में। अनुनाद काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जीओसी में हम इसको पढ़ते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सामान्य कार्बनिक रसायन। और ये जो टॉपिक है आपका, ये फाउंडेशन मजबूत करेगा, आपका जो बेसिक फाउंडेशन है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जी एडवांस, जेई मेंस और नीट। तो उस एग्जाम के लिए आपके जो फाउंडेशनल पिलर है वहां पे जीओसी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको जीओसी अच्छे से नहीं आता है तो आगे आने वाले क्लासेस में जो आपके 12th की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वहां पे काफी ज्यादा दिक्कत आती है। बिकॉज रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर आपका कोई भी पोर्शन है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन वहां पे सोल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन में जीओसी का फंडा उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में बहुत मैटर करता है। तो वहां पे हम बात करते हैं जीओसी के बारे में। तो जीओसी का मैं आज यहाँ पे एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, अनुनाद के बारे में कि अनुनाद होता क्या है, अनुनाद को हम कैसे समझ सकते हैं, बहुत कम टाइम में, शॉर्ट में हम इसको कैसे समझ सकते हैं और विद डिटेल एनालिसिस। टाइम के शॉर्टेज की वजह से हम इसको इतना भी छोटा नहीं करेंगे कि आप लोगों को फटाफट फटाफट में समझ में आ जाए। टॉपिक की जो पर्टिकुलर नीड होगी उसको हम फुलफिल यहाँ पे करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो गाइस हुआ क्या था, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं यहाँ पे ना, उस स्टोरी के माध्यम से आप इस चीज को समझोगे। देखो, जब स्टार्टिंग में साइंटिस्ट लोग जब रिसर्च कर रहे थे और जब उनके लैब में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, क्योंकि आज के टाइम में तो हम बोल सकते हैं कि आज के टाइम में अगर आपको कोई भी चीज करनी तो आप लैब में जाके पहले एक्सपेरिमेंट करें, फिर उसके बाद एनालिसिस करें, आपका आंसर आ जाएगा। बट पुराने वाले टाइम में क्या होता था, ये जब रिएक्शन करवाते थे तो उस कंडीशन में उनके पास ये होता था कि ये सॉल्यूशन पड़ा है और ये कुछ रिएजेंट है, इसको उन्होंने मिक्स किया और फिर वो देखते थे और वेट करते थे कि क्या बना। फिर उन्होंने देखा कि ये बन गया। फिर उसके बनने के बाद वो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अगर इसमें डालने से, इसमें ये डालने से ये बनता है तो इसके अंदर ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसके होने की वजह से ये बन रहा है। ये बात उन्होंने काफी अच्छे से चेक की। तो धीरे 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 डेवलपमेंट होता गया, धीरे धीरे वो मैकेनिज्म की तरफ बढ़ने लगे और फाइनली उन्होंने एक स्टेज पे ये चीज अचीव कर ली कि देखो, अगर इसमें मैं ये डालूंगा तो डेफिनेटली ये बनेगा। ये चीज उन्होंने यहाँ पे पता कर ली रिएक्शन करवाने से पहले। दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बेसिक फंडामेंटल की हेल्प से उन्होंने काफी अपने आप को इतना साउंड कर लिया कि वो रिएक्शन को इनिशिएट करने से पहले ये बता सकते थे, ये अनुमान लगा सकते थे कि ये डालने पे इसमें ये बनने वाला है और डेफिनेटली वो चीज बनती। तब धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस आए और फिर उसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमारे जो पूर्वज थे वो छाल लगा के घुमा करते थे आसपास, कपड़े वगैरह हुआ नहीं करते थे। और फिर उस जमाने से लेकर आज के जमाने तक कि हम जो रिक्वायर्ड फैब्रिक चाहते हैं हमें वो मिल जाता है और उसको हम पहन लेते हैं। तो वो डेवलपमेंट जो हुआ वो रिएक्शंस का, केमिकल रिएक्शंस का और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हम हमारे आसपास जो देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कपड़े जो पहनते हैं, हम जो बर्तन वगैरह यूज करते हैं, जो बाल्टियां वगैरह होती है, जो टब होते हैं, प्लास्टिक होता है, पॉलीमर होता है, फाइबर होता है, तो सारा का सारा डेवलपमेंट जो है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हुआ। तो उसी रिएक्शन के सीक्वेंस में मैं आपको आज एक छोटी सी रिएक्शन लूंगा और उस रिएक्शन में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, आप और मैं दोनों मिलकर करेंगे। आप भी अपना माइंड यूज करोगे, मैं भी अपना माइंड यूज करूंगा और एक्टिवली यहाँ पे हम पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ आप वीडियो को सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, ठीक है, खुद को भी सोचना है। जहां वीडियो पॉज करने की जरूरत पड़े उसको वीडियो को पॉज करो और खुद सुनना और सोचना स्टार्ट करो। ऑलराइट, चलो। तो हुआ ऐसा था कि स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड था जो उन लोगों ने उस पर रिएक्शन करवाई थी, दैट इज कॉल्ड प्रोपीन। एक एल्किन उन्होंने ली और एल्किन की उन्होंने रिएक्शन करवाई ब्रोमीन CCl4 के साथ, ठीक है। तो ब्रोमीन CCl4 के साथ मान लीजिए, या फिर इसको ब्रोमीन वाटर बोल दीजिए। तो बेसिकली होता क्या था उस समय कि किसी भी टेस्ट को वो लोग उस लेवल तक पहुंच गए थे कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर अनसैचुरेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन लोगों ने एक रिएजेंट प्रिपेयर कर लिया था, दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन वाटर। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये रिएजेंट जो है ना वो हमारे इन रिएक्टेंट्स में से अगर कहीं अनसैचुरेशन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये इसको आइडेंटिफाई कर देगा। और कैसे आइडेंटिफाई करते थे वो लोग? वो ऐसे करते थे कि जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन पड़ा है, अननोन सॉल्यूशन है, उसमें उन्होंने ब्रोमीन मिला दिया, ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर का स्टार्टिंग में जो कलर होता था दैट इज कॉल्ड ब्राउन कलर। ब्राउन कलर का वो सॉल्यूशन होता था ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन सॉल्यूशन जैसे ही उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में मिला, अगर वो अनसैचुरेटेड है तो उसमें जाने के बाद वो अपना ब्रोमीन कलर डिसअपियर कर देता था, वो अपना ब्रोमीन कलर गायब कर देता था, अब वो कलरलेस हो जाता था। तो जब किसी सॉल्यूशन में हम ब्रोमीन वाटर मिलाते और मिलाने के बाद हमें पता चलता कि ब्रोमीन कलरलेस हो चुका है, तो डेफिनेटली हम ये चीज मान के चलते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हमारा काम चलने लगा, रिएक्शंस हम पता करने लगे, आगे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे मैकेनिज्म की तरफ। फिर उन लोगों ने एक टेस्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कोनों में लोगों ने टेस्ट किए। तो एक जगह टेस्ट हुआ कि प्रोपीन पे अगर ब्रोमीन CCl4 या ब्रोमीन H2 मिलाते हैं
तो वहां से ब्रोमीन का ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट किया कि अगर मान लो कि एक एल्काइन पे मिलाते हैं, प्रोपाइन पे मान लीजिए, प्रोपाइन पे उन्होंने ब्रोमीन CCl4 या ब्रोमीन H2 यूज किया तो वहां पे भी कलर डिसअपियर हो गया। फिर उन्होंने एल्केन लिया, प्रोपेन, ठीक है, C3H8, उस पर उन्होंने टेस्ट करवाया ब्रोमीन वाटर का और वहां पे कलर डिसअपियर नहीं हुआ। फिर उन्होंने एनालिसिस किया कि देखो अगर ब्रोमीन की बात करें तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ब्रोमीन की बात प्रोपीन की बात करें तो वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, प्रोपाइन की बात करें तो वहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो उनमें अनसैचुरेशन था तो इन्होंने टेस्ट पॉजिटिव शो किया, कलरलेस हो गया ब्रोमीन। और एल्कीन में कहीं पे भी कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, तो इसका मतलब है कि वहां पे उन्होंने टेस्ट शो नहीं करना चाहिए था और रियलिटी में टेस्ट शो भी नहीं हुआ। ब्रोमीन पहले भी ब्राउन था, अब भी ब्राउन है, तो इनिशियली और फाइनली जो ब्रोमीन का कलर है वो सेम ही था। तो उन्होंने सोचा हाँ हम ठीक कर रहे हैं, मतलब हमारा जो रिसर्च है वो ठीक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। फिर क्या हुआ, किसी बंदे ने बेंजीन के ऊपर टेस्ट कर लिया कि बेंजीन के ऊपर उन्होंने ब्रोमीन वाटर डाला और देखा तो कलर चेंज ही नहीं हुआ। तो हम ये चीज सोच सकते हैं आज के टाइम में, मैं और आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि मान लो हमारे पास प्रोपीन है तो एक कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, टेस्ट देना चाहिए, बिल्कुल दे रहा है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन में है, टेस्ट देना चाहिए, और प्रोपीन से तो ज्यादा देना चाहिए क्योंकि अनसैचुरेशन भी ज्यादा है। इसका डीओ देखें, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखें तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो 2 है। तो अगर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो उसमें उससे बजाय प्रोपीन की बजाय इसका टेस्ट फास्ट होना चाहिए, वो भी हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि एल्केन यानी प्रोपेन, उस पर रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो रिएक्शन नहीं होगी और रिएक्शन हकीकत में नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने देखा बेंजीन, और बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, यानी कि अगर अनसैचुरेशन के हिसाब से बात करें तो इन 4 केस में से सबसे ज्यादा बेंजीन का है, बट रिएक्शन ये नहीं करता। क्यों नहीं करता? अब उन लोगों का दिमाग हिल गया, उनको लगा कि यार हम लोगों ने इतनी मेहनत करके एक रिएजेंट प्रिपेयर किया था कि ये रिएजेंट जो अनसैचुरेशन का टेस्ट बता पाए, और ये रिएजेंट कैसे फेल हो सकता है। यानी कि हम लोगों ने एक अच्छी खासी थ्योरी बना ली थी, अच्छा खासा मैकेनिज्म बना लेते थे, उसको हम फॉलो करते हुए चले आ रहे थे पिछले 4-5 सालों से। अब अचानक से यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब हमने जो थ्योरी बनाई है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई केमिकल लोचा है, तो उस थ्योरी को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने वापस डिटेल लेवल पर एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि कुछ तो गड़बड़ ऐसी जो हमें पता नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बेंजीन का 3D ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। तो बेंजीन का 3D ऑर्बिटल डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं कि भाई बेंजीन यहाँ पे sp2 सारे के सारे 6 कार्बन है, हर एक कार्बन में sp2 है, हर एक कार्बन में एक s और 2 p पार्टिसिपेट कर चुके हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में। और उसके पास अगर 2 p काम में आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल आप xy प्लेन ये मान के चलते हो, तो अगर ये xy प्लेन है तो px और py कंज्यूम हो चुके हैं, pz बचा है, तो pz प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ऐसे। तो जितने भी यहाँ पे बेंजीन के कार्बन है उन सारे कार्बन पे एक pz, यहाँ पे एक pz, यहाँ पे एक pz, यहाँ पे एक pz, यहाँ पे ऐसा हर जगह pz है। अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है हम जानते हैं आज के टाइम में कि साइडवेज ओवरलैपिंग से होता है ना, कोलैटरल ओवरलैपिंग से होता है, पढ़ा हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये pz और ये pz अगर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करे तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आएगा, ऐसे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आएगा और ऐसे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आएगा। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्यों कर रहे हो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि इसका और इसका कर लो, मतलब पहला पाई बॉन्ड यहाँ था, अब पाई बॉन्ड यहाँ पे, अब पाई बॉन्ड यहाँ पे, अब पाई बॉन्ड यहाँ पे। गाइस मैं यहाँ पे जानबूझ के आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, मैं चाहता तो यहाँ पे आपको साइड में पूरा एनिमेशन करके दिखा सकता था, बट नहीं, हमें किसी भी एनिमेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि हम खुद अपने माइंड को एकदम इमेजिनेशन माइंड के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, स्ट्रांगली बूस्ट करना चाहते हैं। मैं हर एक वीडियो में चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इमेजिनेशन को बूस्ट करने के लिए आपको जो मैं बोल रहा हूँ उस बातों पे फोकस करो और खुद दिमाग में विजुअलाइज करो। बात समझ में आ रही है? तो आप समझो कि एक बेंजीन जो मैं बना रहा हूं वहां पे ऐसे ऐसे और ऐसे कर सकता हूं, और दूसरे बेंजीन में मैं ऐसे ऐसे और ऐसे कर सकता हूं, दोनों बन सकती है। इसका मतलब मैं कौन सी वाली स्ट्रक्चर को रियल स्ट्रक्चर मानूं, पहली वाली को या दूसरी वाली को? दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी है। और आप ऐसे समझिए कि अगर सपोज करो इस वाली स्ट्रक्चर से मुझे इस स्ट्रक्चर में जाना है, भाई मैंने देखा कि दोनों स्ट्रक्चर बन रही है, दोनों की बराबर स्टेबिलिटी है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि दोनों न्यूट्रल है, तो दोनों बनने के चांसेस 50-50 हो गए। तो इससे अगर इसमें कन्वर्ट करना हो स्ट्रक्चर को तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ तो इस कार्बन पे 5 बॉन्ड होंगे, तो इसका पाई तोड़ के आगे ट्रांसफर करना पड़ेगा और इसका तोड़ के आगे ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये पाई यहाँ गया तो ये पाई यहाँ चला जाएगा और ये पाई यहाँ चला जाएगा, और ये तभी हो सकता है जब इसका पीजेड और ये पीजेड, 3 पीजेड एक प्लेन में तो कम से कम हो। तो 2 पीजेड एक प्लेन में था तो पहला पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा था, अब इस पाई बॉन्ड को मुझे अगर यहाँ ट्रांसफर करना तो ये वाला पीजेड और ये वाला पीजेड भी सेम पैरेलल होना चाहिए।
यानी कि एटलीस्ट 3 पाई पीजेड जो सेम प्लेन में। हमारे तो यहाँ पे हम लकीली किस्मत वाले हैं कि हमारे यहाँ बेंजीन में सारे के सारे पीजेड एक ही प्लेन में, क्योंकि सारे के सारे पीजेड जो है वो इस प्लेन में, यानी हमारा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल है। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम सोचें कि वहां पे उसने टेस्ट शो नहीं किया, गाइस बात समझ आ रही है आपको, कि वहां पे उसने टेस्ट शो नहीं किया, तो हम क्या सोच सकते हैं। बाकी जो एग्जांपल हम दोनों ने लिए थे प्रोपीन और प्रोपाइन, उन्होंने ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट दिया था, ब्राउन कलर डिसअपीयर हुआ था, इसने टेस्ट नहीं दिया। तो आप ये चीज एक बार यहाँ पे फटाफट वीडियो को पॉज करें और सोचें कि ऐसा उसमें और बेंजीन में से क्या खास बात है कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है। आप एक बार सोचेगा, इस वीडियो को पॉज करें, डेफिनेटली वीडियो को पॉज करें, खुद से सोचें कि उस वाले पाई बॉन्ड और उस वाले पाई बॉन्ड में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे से डिफरेंट है, एक रिएक्शन पॉजिटिव हो रही है, दूसरी रिएक्शन नहीं हो रही। तो बच्चों अगर आप इस चीज को सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोपीन और प्रोपाइन में पाई बॉन्ड स्टैटिक थे, रुका हुआ पाई बॉन्ड था, फिक्स पाई बॉन्ड था। जबकि ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स बन रही है, दोनों इंटरकन्वर्टेबल है। दैट मीन्स कि पाई बॉन्ड डायनामिक है, कि ये पाई बॉन्ड यहां से यहां चला गया, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां चला गया, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां चला गया। तो पाई बॉन्ड डायनामिक है, मतलब पाई बॉन्ड जो लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। अगर पाई बॉन्ड लगातार अपनी लोकेशन चेंज करेगा तो जो ब्रोमीन वाटर वहां पे रिएक्शन करने आ रहा है वो पाई बॉन्ड पर अटैक मारने आएगा। सपोज करो कि वो ऐसी वाली स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, ठीक है, ब्रोमीन वाटर इस वाले पाई बॉन्ड पर अटैक मारने आ रहा है, लेकिन वो पाई बॉन्ड यहां चला गया, अब वो यहां अटैक मारने आ रहा है, वो यहां चला गया। तो लगातार पाई बॉन्ड लगातार 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 आगे से आगे से आगे से आगे से शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हम अपने आप को ऐसे दिलासा दे सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली अगर ये कंपाउंड रिएक्शन नहीं करता है, इसका मतलब यही हो सकता है कि ये जो कंपाउंड है वो कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड है वो एक तरीके से डीलोकलाइज्ड है, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक पाई बॉन्ड है। और इसी वजह से ऐसा कुछ कारण रहा होगा कि जब वो स्टैटिक पाई बॉन्ड होता है तो उस कंडीशन में उसने रिएक्शन कर ली ब्रोमीन वाटर के साथ, लेकिन वो डायनामिक है तो वो रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, यानी कि डेफिनेटली वो डायनामिक है। एंड दैट इज नॉन एज रेजोनेंस, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस मैटर करती है। आगे वाली वीडियो में मैं बात करूंगा, आज तो इसका इंट्रोडक्शन था, बट अभी हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि ये जो रेजोनेंस हुआ था इसके पीछे मेन क्या फैक्टर्स थे, कब होता है रेजोनेंस। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, अगर सारी की सारी रिंग एक प्लेन में थी तभी सारे के सारे के जो पीजेड थे वो एक दूसरे के पैरेलल थे, और पीजेड अगर पैरेलल थे तभी बॉन्ड आगे से आगे ट्रांसफर हो रहा था, इस पीजेड वाला बॉन्ड इस पीजेड पे आ गया, इस वाला इस पे आ गया। यानी कि डेफिनेटली मॉलिक्यूल में रेजोनेंस तभी हो सकता है जब मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड जो है या पीजेड जो है या मॉलिक्यूल जो है वो एक मॉलिक्यूल एक प्लेन में हो। अगर मॉलिक्यूल एक प्लेनर होगा तो उस मॉलिक्यूल के जो पीजेड होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे और लगातार वहां पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और भी है कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड एक छोड़कर एक लोकेशन पे पड़े हैं। पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड है, देखो फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है। तो ये जो एक छोड़कर एक किसी जगह पे कोई चीज पड़ी, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन होती है, मतलब कि आप ऐसे समझे कि ये जो लोकेशन है, कि जैसे मान लीजिए आप टेंपल रन खेलते तो टेंपल रन में आप भागते रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे आप आगे भागते हैं वैसे वैसे आपकी जो पीछे वाली सीढ़ियां स्टेप्स वो गिरती जाती है नीचे की तरफ स्पेस में। तो आप क्या करते हैं, फिर जंप मारते हो, तो एक जंप मारते हो आगे, फिर एक जंप मारते हो, फिर एक जंप मारते हो, तो ऐसे ऐसे जंप मारते मारते आप आगे जाते हो, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे आप जंप मार रहे हो। तो यहाँ पे भी जो रेजोनेंस करने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अल्टरनेट पोजीशन पे पड़े हैं, और वो अल्टरनेट पोजीशन कहलाती है कॉन्जुगेशन। और वो जो प्रोसेस हो रहा है डीलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज रेजोनेंस, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, उसको हम बोलते हैं अनुनाद। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफी अच्छे से इस रेजोनेंस के बारे में इमेजिनेशन अच्छे से हुआ होगा, आपने इस चीज को इमेजिन किया होगा। वीडियो को दोबारा तिबारा देखें, अच्छे से उस पर फोकस करें, और जहां पे भी दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर यहाँ पे इस डेफिनेशन में कुछ और ऐड होना चाहिए था या कुछ और ऐड हम कर सकते हैं, तो हम उसको बिल्कुल उसको आगे में उसको अप्लाई करेंगे। और आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा रेजोनेंस क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है। रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन में डिफरेंस होता है गाइस, दोनों चीजें सेम नहीं होती है। मैक्सिमम बच्चों को तो ये लगता है कि रेजोनेंस से कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन लोकेशन में जो चीज पड़ी वो कॉन्जुगेशन है, और उसमें जो फिनोमिना हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।